के बाद हम फिर हाजिर हैं हेल्थ फॉर ऑल के सीजन 3 के साथ। 2 सीजन्स में इस लाइव शो की अपार कामयाबी के बाद हमने इस सीजन की शुरुआत कुछ बदलाव के साथ की है। काफी दर्शकों ने हमें ये सुझाव भेजा, हम फिर हाजिर हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सीजन 3 के साथ पर फोकस करें। 2 सीजन्स में आपके इस लाइव शो की है और उनसे जुड़ी उन बातों को उजागर करें जो बहुत कम लोगों को पता है। यानी अगर किसी स्वास्थ्य समस्या पर कोई मिथ या भ्रम है तो उसे दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि भ्रम की स्थिति में लोग सेल्फ मेडिकेशन या नीम हकीम के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपनी समस्या को ठीक करने के बजाय उलझा देते हैं। हमेशा की तरह हील फाउंडेशन ने यह बीड़ा उठाया है कि ऐसे तमाम मामलों पर लोगों को जागरूक किया जाए। इसके लिए विषय से जुड़े देश के महान डॉक्टरों और विशेषज्ञों को अपने शो में आमंत्रित कर हम आपसे रूबरू कराएंगे। आपके सुझावों और अपने रिसर्च के आधार पर हमने सीजन 3 के पहले एपिसोड का विषय रखा है एलर्जीज, मिथ एंड रियलिटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलर्जी की समस्या कितनी आम है। इस विषय के तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए जिन जाने माने विशेषज्ञों को आज हमने आमंत्रित किया है, उनका परिचय देने से पहले हम एलर्जी पे एक छोटा सा वीडियो पैकेज देखते हैं। एलर्जी एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या है जो इम्यून सिस्टम पर किसी बाहरी एलर्जेन पर प्रतिक्रिया से पैदा होती है। यह विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। ज्यादातर मामलों में ये जानलेवा नहीं होती, पर लापरवाही के कारण कई बार गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। आज के लाइफस्टाइल में एलर्जी एक आम समस्या बन गई है। ये तब होती है जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किसी बाहरी पदार्थ पर प्रतिक्रिया करती है। जब आप एलर्जेन के संपर्क में आते हैं तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का रिएक्शन शरीर के विभिन्न अंगों पर होता है। इससे त्वचा, साइनस, श्वास नली और पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकती है। पिछले कुछ दशकों में भारत में एलर्जी की समस्या काफी बढ़ गई है। भारत में आमतौर पर अस्थमा, एक्जिमा, दवा, फूड और कीट एलर्जी ज्यादा देखे जाते हैं। वैसे एलर्जी कई प्रकार के होते हैं। खाने से एलर्जी, जिसमें दस्त, उल्टी, पेट में दर्द लक्षण होते हैं। स्किन एलर्जी, जिसमें खुजली, पित्ती, चकत्ते होते हैं। वायु एलर्जी, छींक, खांसी, आंखों में पानी आते हैं। दवा से एलर्जी, चकत्ते, पित्ती, सांस में तकलीफ। कीट एलर्जी, दर्द, लालिमा, चकत्ते। एलर्जी राइनाइटिस, बहती नाक, छींक। एलर्जी की जांच में कारणों का पता चलने के बाद उपचार किया जाता है, पर आमतौर पर इससे बचाव सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। कई बार एलर्जी लाइलाज होती है। Namaskar and welcome back. We are now entering into season 3 for Health for All. I am Shankar Raj, president of Heal Foundation. The first 2 sessions of Health for All had a very successful run. We had doctors from across India, and we had a large audience. Now we enter into season 3, and today's topic, as Kishore had said, is about allergy. And joining us today, we have 2 eminent doctors. We have Professor Raj Kumar, and a renowned pulmonary physician with 3 decades of experience in the area of pulmonary medicine. Presently, he is working as director of the Vallabhbhai Patel Chest Institute in New Delhi. Apart from this, Dr. Raj Kumar has created a pioneering service of National Tobacco Quit line at the Vallabhbhai Patel Chest Institute. He has worked extensively on allergies, including food and respiratory allergies. Joining him would be Dr. Sandeep Katiyar after a while. He is a pulmonologist in Kanpur. He has had many happy patients in his 14 years of journey as a pulmonologist. He is currently practicing at Apollo Spectra Hospital, Kanpur. We will go to these doctors very shortly, but I now hand over this platform to Kishore Malviya for his first round of questions. Over to you, Kishore. थैंक यू सर। डॉक्टर प्रोफेसर राजकुमार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप अपना समय निकाला इसमें। मैंने आपको देखा है कि आप कितना व्यस्त रहते हैं। आप
पूरे इंस्टीट्यूट को किस तरह से संभालते हैं और एक एक काम पर्सनली देखते हैं, ये देखने के बाद भी हमने ये गुस्ताखी की है कि आपसे थोड़ा सा समय आपका चुराया है। थैंक यू सर। सबसे पहले हम फूड एलर्जी की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मिथ इसी को लेकर है। आप अपने अनुभव से बताएं कि फूड एलर्जीज हमारे देश में कितने आम हैं। आप एक दिन कुछ बता रहे थे जिससे हमें ये लगा कि ये लोगों का जानना बहुत जरूरी है कि फूड एलर्जीज पे कितने भ्रम हैं। किशोर जी, नमस्कार और थैंक्स टू द हील फाउंडेशन फॉर इनवाइटिंग मी इस शो पे। और जैसा कि क्वेश्चन ये है कि फूड एलर्जी के बारे में बात करें तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जब मैंने अपनी कैरियर शुरू करी थी तो उस समय मैं बैठा हुआ था ओपीडी में, और बैठने के बाद हमारे रेसिडेंट डॉक्टर ने एक केस प्रेजेंटेशन किया, और प्रेजेंटेशन केस वो ब्रोंकियल अस्थमा का केस था। ब्रोंकियल अस्थमा केस, वो बच्ची सी 15 साल की बच्ची थी एंड शी वाज इमेशिएटेड, डायग्नोसिस ब्रोंकियल अस्थमा का बना उनका। तो मैंने उनकी माता से मैंने बोला, माता जी आप अपने बच्चे को खाना नहीं देती हैं क्या, इतनी दुबली पतली हुई पड़ी है। तो उनका रिएक्शन ये था कि हम तो बचपन से इसकी सांस फूलती है, और सांस फूलने के बाद लोगों ने कहा कि इसको दही मत दो, दूध मत दो, केला मत दो, अंडा मत दो, तो मैंने तो आज तक इसको ये खाना दिया ही नहीं। आई वॉज शॉक्ड बेसिकली टू हियर कि अच्छा तुमने जब दिया नहीं तो कैसे तुम्हें पता है कि इससे फूड एलर्जी है या नहीं देना चाहिए। तो उसने बोला कि भाई क्योंकि लोग कहते हैं, लोगों ने कहा, उस समय एडवाइस किया, तो मैंने दिया ही नहीं अभी तक। तो दैट मीन्स नो, दैट ओपन माय माइंड कि भाई फूड एलर्जी है क्या, और फिर फूड एलर्जी के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को जागरूक होना चाहिए और समझना चाहिए, और स्पेशली ब्रोंकियल अस्थमा पेशेंट में, क्योंकि मैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। तो मैंने इसके ऊपर शोध किया और मैंने एक फाइंड आउट किया कि जो फूड एलर्जी होती तो है, बट जितना लोग परसीव करते हैं, जितना लोग समझते हैं, उतनी फूड एलर्जी नहीं है। और इसके ऊपर पूरा शोध करके मैंने देखा कि परसीव्ड फूड एलर्जी मीन्स कि लोग समझते हैं कि उन्हें फूड एलर्जी है, करीब 60% लोग समझते हैं कि उनको फूड एलर्जी है, और उसके बाद हो सकता है कि वो उस चीज को खाना बंद कर देते हो। परसीव्ड फूड एलर्जी देखा गया कि 60% है, बट एक्चुअल जो फूड एलर्जी है 4% पाया गया। मैसेज मेरा वेरी क्लियर है, और जैसा कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। मैसेज सिर्फ ये है कि फूड एलर्जी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जितना आप फूड एलर्जी परसीव करते हैं, जितना सोचते हैं, जिसकी सोच की वजह से खाना आप बंद कर देते हैं या डॉक्टर बंद करा देते हैं, तो डॉक्टरों के लिए भी मैसेज है कि अगर किसी को आप बोलते हैं कि फूड एलर्जी है तो प्लीज उसकी अच्छी तरीके से जांच करें। जांच करने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि फूड एलर्जी है, तभी उस मरीज को बोले कि आप ये खाना मत बंद करो, ये खाना बंद करना है। सेम वे मरीजों के लिए, आम जनता के लिए, कि प्लीज जस्ट हियर से पे आप उसको फूड एलर्जी ना समझ लें। फूड एलर्जी की जांच अच्छी तरीके से करवाएं, उसके बाद ही जो अवॉइडेंस का क्रिया है, जो खाना बंद करने की क्रिया है, उसके ऊपर आप विचार करें। आई थिंक किशोर जी आगे जैसे जैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके अनुसार मैं जवाब दूंगा। जी आपने जांच की बात की है, इसमें आईजी टेस्ट के अलावा और क्या जांच होती है, किस तरह की जांच होती है, और ये कितना एक्यूरेट है? अब दो चीजें किसी भी, हम फूड एलर्जी का थोड़ी देर बात करेंगे, बट दो चीजें बहुत जरूरी है समझना कि एक सेंसिटाइजेशन क्या होता है और एक एलर्जी क्या होती है। सेंसिटाइजेशन की कोई भी अगर फॉरेन बॉडी हमारे पास आती है तो उससे बॉडी हमारा सेंसिटाइज हो जाता है, तो उसको हम सेंसिटाइजेशन कहते हैं। फूड एलर्जी का मतलब होता है सेंसिटाइजेशन के बाद, केवल सेंसिटाइजेशन को हम फूड एलर्जी नहीं कहेंगे, और कोई भी एलर्जी को हम सेंसिटाइजेशन को हम एलर्जी नहीं कहेंगे जब तक अगर सेंसिटाइजेशन मींस की टेस्ट करने के बाद अगर पता चला पॉजिटिव है और हिस्ट्री भी अगर पॉजिटिव है, दोनों चीजें अगर पॉजिटिव है, तभी किसी आदमी को हम एलर्जी कहेंगे कि उस सब्सटेंस से एलर्जी है। अब हम चलें फूड एलर्जी के लिए। फूड एलर्जी के लिए जो डायग्नोसिस करने की विधियां होती हैं, एक तो हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कोई भी डॉक्टर को हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक स्पाई की तरह हिस्ट्री लेने की जरूरत पड़ती है। और
एक वर्ड है कि इट शुड बी रिप्रोड्यूसेबल, मींस कि कोई भी आप खाना खाते हैं और उससे आपको एलर्जी अगर होती है तो बार बार वो खाना खाएंगे, बार बार एलर्जी होगी। ऐसा नहीं है कि आज सपोज आपने खाना खाया और आपको कोई सिम्टम हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो फूड एलर्जी हो गई। अगर बाई चांस कल आप खाए थे और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, परसों आप खाए थे वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, 4 दिन पहले आपने खाया था कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, मींस कि एवरी टाइम यू टेक, जब भी आप लेते हैं तो आपको अगर एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं तो हिस्ट्री, एक पहला हुआ कि हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्किन प्रिक टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि हम लोग जो एंटीजन होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोले कि वही एलर्जन को हम लोग डाइल्यूटेड फॉर्म में प्रिक करके टेस्टिंग करते हैं, प्रिक करते हैं स्किन पे, ताकि रिएक्शन अगर होता है, व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन होता है और वो एक लेवल से आगे ज्यादा होता है तो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। और फिर ये जो टेस्ट होता है ये भी कंफर्मेटरी नहीं है फूड एलर्जी के लिए। फूड एलर्जी के लिए कई दफे मार्केट में हम लोग स्पेसिफिक आईजी कराते हैं, इसके ऊपर भी मैं 1 मिनट लूंगा। स्पेसिफिक आईजी जो मार्केट में हम कराते हैं और उसके बाद लेबल कर देते हैं कि किसी को फूड एलर्जी हो, गलत है। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कई दफे हमारे पास टेस्ट करके कोई भी मरीज आता है कि हमने स्पेसिफिक आईजी टेस्ट कराई थी, इतने 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 फूड से मेरे को पॉजिटिव आया है। तो क्वेश्चन उसी में अगर क्वेश्चन देखेंगे कि वो टमाटर पहले खाते थे और इस टेस्ट में टमाटर उनको पॉजिटिव आ गया, तो अगले दिन से वो टमाटर बंद कर देते हैं, वो गलत है। एक्चुअली ये चीज मिथ है, इसको समझने की जरूरत है। स्पेसिफिक आईजी पूरे वर्ल्ड में केवल 1 या 2 सब्सटेंस को, और वो भी उसका लेवल दिया हुआ है कि इससे अगर ज्यादा है तभी हम सोचेंगे फूड एलर्जी है। अब दूसरी चीज ये रही कि ओपन फूड चैलेंज टेस्ट, एक होता है कि ओपन फूड चैलेंज टेस्ट, एक होता है डबल ब्लाइंड प्लेसिबो फूड चैलेंज टेस्ट। जब गोल्डन स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ फूड एलर्जी इज द डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल टेस्ट। मींस इसका मतलब ये होगा कि फूड चैलेंज आपके ऊपर करते हैं, फूड खाने के लिए दिया जाता है, उसके बाद कोई अगर सिम्टम आता है तो वो सिम्टम अगर प्रोड्यूस करते हैं और वो सिग्निफिकेंट सिम्टम्स हैं तब फूड एलर्जी कहते हैं। डबल ब्लाइंड में क्या करते हैं हम लोग, जब टेस्ट करते हैं तो उसमें हम लोग टेस्ट को जब एक रेसिपी बनाते हैं, रेसिपी भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रेसिपी बनाते हैं, रेसिपी में हम लोग साइट को मास्क करते हैं, उसके टेस्ट को मास्क करते हैं, उसके स्मेल को मास्क करते हैं। मींस ये तीनों चीजों को मास्क करने के बाद अगर फूड चैलेंज टेस्ट पॉजिटिव आता है तो अब हम उसे लेबल करते हैं कि पर्सन इज पॉजिटिव टू दैट पर्टिकुलर फूड। सो इट्स ए वेरी टीडियस जॉब। सो एक सिंपल वर्ड में कोई आया और हमने कह दिया कि भाई तुम ये मत खाओ वो मत खाओ, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसको पूरे संवेदनशीलता से अच्छी तरीके से टेस्ट करने के बाद ही किसी को लेबल करना चाहिए कि वो पर्टिकुलर आदमी किसी फूड से पॉजिटिव है। डॉक्टर साहब, प्रोटीन में एलर्जी की बात की जाती है, किस तरह के प्रोटीन में एलर्जी होती है और हमें कैसे पता चलेगी? एक्चुअली क्या है कि जो हम एक्चुअली जब भी हम फूड एलर्जी या कोई भी एलर्जी की बात करते हैं तो एक वेग टर्म में हम बोलते हैं कि भाई ये पोलन से एलर्जी है या फूड से एलर्जी है या व्हीट पोलन से एलर्जी है। बट एक्चुअली क्या होता है कि उसमें प्रोटीन कंटेंट होते हैं, तो दैट पर्सन, और एक फूड में या एक एलर्जन में कई तरह के प्रोटीन होते हैं। तो पर्टिकुलरली हम अगर और डिटेल में जाएं इसके बारे में तो कई तरह के प्रोटीन होते हैं, तो उसमें किसी प्रोटीन से आदमी को एलर्जी हो सकती है, पर्टिकुलर प्रोटीन। कई एलर्जन में करीब 10 प्रोटीन होते हैं, 15 प्रोटीन होते हैं, कई मेजर प्रोटीन होते हैं, कई माइनर प्रोटीन होते हैं। तो जब हम होलिस्टिकली, जब हम एक क्रूड वे में बात करते हैं तो हम पर्टिकुलर आइटम या पर्टिकुलर एलर्जन की बात करते हैं। बट आजकल ऐसी भी व्यवस्था आ गई है कि हम बल्कि बेसिकली उसके प्रोटीन लेवल में जाकर के कि कौन सा प्रोटीन पॉजिटिव आ रहा है तो अकॉर्डिंगली उस प्रोटीन को भी कई टेक्निक्स आ चुके हैं कि उस प्रोटीन को भी हम जान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन से एलर्जी है, ना कि होल फूड से एलर्जी है। और उसके अगेंस्ट में अगर जरूरत पड़ती है किसी के एलर्जन को आगे मैनेजमेंट के लिए तो इम्यूनोथेरेपी हम लोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, वेस्टर्न कंट्रीज में
फूड पैकेट पर कंटेंट डिटेल्स लिखना मैंडेटरी है। आपको लगता है कि इंडिया में भी ये होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि हम जो खा रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं? मुझे ये तो देखिए कि क्योंकि फूड एलर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है और कई जाने भी गई हैं फूड एलर्जी से, और इमरजेंसी में कई पेशेंट्स भी जाते हैं फूड रिएक्शन से। और इसमें जो हमारा पैकेजिंग के पैकेज, जब हम पैकेट बनाते हैं तो उसके ऊपर लेबल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वेस्टर्न कंट्री में ये अनिवार्य है और इसको इम्प्लीमेंटेशन भी इसका होता है। हमारी कंट्री में भी मेरे ख्याल से ऑलरेडी लॉज आर देयर कि हर एक फूड पे जो पैकेट्स है उस पे लेबल करें, उसमें क्या क्या मात्र क्या क्या चीजें हैं, और इसको और सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है ताकि कोई भी आदमी उसको समझ पाए, और अगर किसी पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो उसको वो ना खाए और उसको अवॉइड करें। दो छोटे छोटे सवाल हैं डॉक्टर साहब। एक तो ये कि हमारे देश में पीनट्स के बारे में कहा जाता है कि पीनट से एलर्जी बहुत आम है। कई रेस्टोरेंट में तो पीनट्स का प्रयोग बंद कर दिया गया। कुछ एयरपोर्ट पे भी पीनट्स नहीं बेचे जाते हैं। क्या कोई स्टडी हुई है या इसमें सच्चाई है? नहीं, जो अगर आप देखें फूड का देखें तो जो बिग हमारे पास जो इम्पोर्टेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फूड एलर्जेंट हैं वो है पीनट हो गए, राइस हो गए, व्हीट हो गए, एग हो गए। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फूड एलर्जेंस इन होल वर्ल्ड। पीनट की जहां बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज में द पीनट्स एलर्जी इज आई थिंक द हाईएस्ट, द नंबर ऑफ द पीनट्स एलर्जीज मैक्सिमम। बट अगर हम कंपेयर करें हिंदुस्तान में, जो हम लोग 20-25 साल से जो हम लोग काम कर रहे हैं और इस विषय में, तो हमारे यहाँ पीनट एलर्जी है, लेकिन नॉट टू द अमाउंट जो वेस्टर्न कंट्रीज में है वैसा नहीं है। हमारे यहाँ लगता है कि पीनट एलर्जी के जो प्रेवलेंस है वो कम है कंपेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज। रीजन्स में भी मेनी रीजन्स में भी देयर, क्योंकि उनको पीनट्स को यूज करने का तरीका, उसको बनाने का तरीका, अल्टीमेटली उसको इंजेस्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे यहाँ पीनट का जो यूज करते हैं किस तरीके से करते हैं, क्या उसमें हम लोग रोस्टिंग करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो इट नीड्स ए स्टडी की क्यों वेस्टर्न कंट्री में बहुत ज्यादा है और हमारे कंट्री में कम है। बट यस, पीनट एलर्जी इज देयर और एक कंसर्न की बात भी है। मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल, बात तो बहुत करने का मन कर रहा है आपसे, इतनी जानकारी मिल रही है, लेकिन शंकर सर को भी बहुत सवाल पूछना है। मेरी तरफ से आखिरी सवाल ये है डॉक्टर साहब कि आपने इंडोर पोल्यूशन पे बहुत काम किया है। ये इंडोर पोल्यूशन क्या होता है? क्या हम घर में भी सुरक्षित नहीं है? अगर हम देखें इसके ऊपर थोड़ा सा बात करें कि मैंने जब करीब 15 साल पहले स्टडी एक करी थी, और दिल्ली में करी थी हमने स्टडी, और दिल्ली में हमने होल दिल्ली को डिवाइड किया था इनटू 9 जोन्स। उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं अपर क्लास की बात करता हूँ। अपर क्लास में हम लोगों ने जो सर्वे किया था, डोर टू डोर जाकर के हम लोगों ने स्टडी करी थी, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि द पीपल ऑफ द जो हाई एफ्लुएंट क्लास है उसमें भी 83% ऑफ द पीपल डिड नॉट न्यू व्हाट इज इंडोर एयर पोल्यूशन। तो ये बहुत कंसर्न की बात है बेसिकली कि आउटडोर एयर पोल्यूशन तो इम्पोर्टेंट है ही है, आउटडोर एयर पोल्यूशन से प्रॉब्लम है ये, बट इंडोर एयर पोल्यूशन भी इक्वली हार्मफुल है। और अगर हम देखें, अगर 2 दिन अपने घर को बंद करके कहीं बाहर चले जाएं और 2 दिन के बाद अगर आकर के देखें तो कितनी डस्ट भरी हुई होती है। तो इतनी डस्ट भरी हो रही थी, तो इंडोर एयर पोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्पेशली अगर देखें रूरल एरिया में बायोमास हम लोग यूज करते हैं, कितने तरीके के कुकिंग मेथड्स यूज करते हैं हम, स्मोकिंग हो रहा होता है। आप इंडोर एयर पोल्यूशन का एक जीता जाता एग्जांपल मैं दूंगा कि जितने भी श्रोता हैं, जितने भी सुन रहे हैं अभी हम लोगों को, वो आज ही अभी इसी वक्त जाकर के अपने किचन में जाएं और जाकर के एग्जॉस्ट फैन को टच करके अपने हाथ में लगा लें और तो देखें कि इंडोर एयर पोल्यूशन का क्या नमूना मिलता है। आपका हाथ ब्लैक हो जाएगा, ग्रीसिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी। तो समझिए कि अगर हम इनहेल कर रहे होते हैं, माताएं बहनें या जो भी खाना बना रहे होते हैं वो इनहेल करते हैं, तो उनके लंग्स में
कितने सारे इंग्रेडिएंट्स, कितने सारे केमिकल्स जाते होंगे. सो प्लीज इंडोर एयर पोल्यूशन के लिए भी कंसर्न आदमी को होना चाहिए. इंडोर एयर पोल्यूशन भी इक्वली हार्मफुल है, एंड इंडोर एयर पोल्यूशन इज ऑल्सो टू बी थॉट ऑफ, जैसे हम की आउटडोर एयर पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं. थैंक यू डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए. बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी, लोगों को फायदा होगा. आपको एक बात और बता दें कि हमारा ये शो लाइव है और यूट्यूब और फेसबुक पर दुनिया में देखा जा रहा है, और काफी रिएक्शन भी आ रहे हैं हमारे पास, सवाल भी आ रहे हैं. सवाल अभी सारे ले नहीं सकते हैं, अभी शंकर सर गुस्सा हो जाएंगे, उनका नंबर है. ओवर टू यू मिस्टर शंकर. Thank you, Kishore. Of course, I'm not at all angry because the information coming from Dr. Rajkumar was extremely important. Dr. Rajkumar, I'll straight away start with a simple question. Normally, it is said that people who get allergies frequently have a weak immune system. How far is this true? There are many mechanisms, because till now we are not able to know definitely what are the different causes of the allergy and everything. But yes, the people who have this low immune system, they get allergy much more faster than the other people, and this statement is correct. And speaking of this, post-COVID, the immune system was badly affected. So in your practice, have you seen a rise in allergies post-COVID? Yeah, we have seen, we have seen, and we have not done any study, but practically we have seen more and more people are having the allergic reactions, allergic diseases in the form of maybe the exacerbation of the rhinitis, maybe skin problem, or maybe the breathlessness problem, and so on. Now, we have seen that, tropical countries have a lot of humidity and the weather pattern is entirely different, and we have a lot of climate change also happening. So are allergies more common in the tropical belt compared to the more northern and the more southern regions? Yeah, if you see, basically, I just wanted to tell you that if you see in our country also, the house dust mite, one of the very important, to the extent around 40 to 50% people are allergic to house dust mite. We have also done the study, and in the belt, basically, if you see the belt where the humidity is much more, in those areas, in those states, basically, the house dust mite, especially, I'm talking about compared to the other allergens like the pollens, weeds, and so on. So these allergies are more in these areas. Now, it's generally said that there's a common belief that when you have an allergy, you pop in a pill called the antihistamines. What are these antihistamines, and can people take it at random? Yeah. So basically, if anybody has an allergy, so that means you need to take the anti-allergic medicines. So these antihistaminics are the anti-allergic medicines, and yes, the doctors prescribe the anti-allergic medicines. But again, there are two things which I just wanted to tell you about the allergies. So allergy is a very big basket, basically. In that group, around if you see allergy, around 28 to 30% of the people suffers from some kind of the allergy, and in that umbrella there may be skin allergy, there may be eczema, there may be rhinitis, there may be bronchial asthma, and urticaria, and so on, basically. So antihistaminics are basically very good drugs for the people who are having the skin problem, the people who are having the rhinitis problem, is nasal problem, and antihistaminics are not given to the asthmatics, basically. So what I mean to say, if the patient has a rhinitis, then of course anti-allergic medicine in the form of the antihistaminics can be given. Connected to this is there's a controversy regarding the nasal sprays. When you have a cold, you take a nasal spray. Some people say it is bad, but it continues to be used in India. What's your opinion on this? No, there are myths. Because the nasal spray is given in case of the people who are suffering from allergic rhinitis. What I mean by allergic rhinitis, the people who have a sneezing history of sneezing, common cold, nasal blockage, so post-nasal drip. So these kind of the patients are basically allergic rhinitis. And in case of these patients, the nasal spray, and I understand you are
trying to put for the steroid nasal sprays, what I understand. So if a statement is given, the statement is given, the best treatment for the allergic rhinitis is the nasal steroids. So in the world and the guidelines, all the societies guidelines advocate nasal spray, and this is the only treatment for the nasal problems or the allergic rhinitis, and the mainstay treatment. I'll tell you why. Basically, there is inflammation in the nose, there is a hyperreactivity in the nose, and these hyperreactivities and this inflammation can be taken by the steroid group of the drugs. Oral steroids have a side effects, and that's why the inhaled or the nasal spray in the form of the steroids are given, and these are given to the patients, and these are the actual therapy for the nasal rhinitis problem. Can some forms of allergy be fatal? Yeah. Not some forms. Basically, if an acute allergy occurs with anything, means ki any substances can give the allergy, and that can be mild to the severe forms. So it depends upon load of the allergens. It all depends upon the allergen, all depends upon the host immunity, all depends upon the genetic modification. So any allergy can be life-threatening, and the many people have died because of the food allergy immediately after consuming the that particular food. So it can be life-threatening, and that's why especially in case of the food allergy and everything, because it's life-threatening, it is advocated that these group of the patients should have epinephrine auto-injectors. If they have any kind of the problem, they can use those epinephrine themselves also. This question may sound a bit funny, but can people be allergic to sound or light? A person can be allergic to anything in the world. You agree, yeah. Anything. So, means I have not seen anybody suffering from allergy to the sound or the sun, but the sun rays, there are many things, sun rays, allergic phenomena with the sun rays and everything are there. So a person can be allergic to anything, any substances in the world, basically. What is the statement? Yeah. I hope people we have a common saying that I'm allergic to this person and that person. I hope that's not form of an allergy. And now another question is, it's very, very important and debatable that people have pets at home, and of late, you have cows, pigs, and hen, and all closer to human environment. Is this not dangerous and can not trigger allergy? Yeah, with all due regards to the sentiments of the people and everyone who is the pet lover and everything, but yes, we get the people suffering from the allergic to the dandruff of the pets and everything, and then we ask them, we do the test with the cat dander, dog dander, cow dander, horse dander. So, and we see that the people are allergic to that, to them, and we ask them to avoid these group of the pets and everything, or if it is not avoidable, try to keep them in some separate room and everything. But yes, do the allergy to the pet dander exist, and with again all regards to the people with the pet lover and everything, whatever the scientifically is that it should the people who are allergic to them should avoid it. One last question to you is, are there, on the research front, are there DNA-based therapies to combat allergies? Not yet, basically, but the immunotherapy is there. So immunotherapy is a immunization against that particular allergen. And the beauty of the immunotherapy that you can start the immunotherapy anytime, and that basically works at the genetic level, it works at the different level,
what we do basically in case of the immunotherapy, we slowly try to increase the doses of that particular allergen and try to immunize against that allergen, so that the person who is exposed in that environment, he does not get the symptoms. And so, and many studies are there. Basically, if you know, if the patient is allergic rhinitis, then chances of getting into bronchial asthma is around 60 to 70%. So in this group of the patient, if you start the immunotherapy in the allergic rhinitis patients, then chances of developing the bronchial asthma is drastically immunized. Thank you very much, Professor Rajkumar. I think it was wonderful having you with us. A lot of information. Of course, we have run short of time. Otherwise, I could have continued this for another half an hour or 1 hour, because allergy is a very important topic. Thank you for joining us. Kishore wants to ask something. Yeah. डॉक्टर साहब, इतने सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, कम से कम एक सवाल लेना बनता है। जी बताइए। कोलकाता से अभिजीत नियोगी का मैसेज आया है कि डॉक्टर साहब, पोल्यूशन का चिल्ड्रन पर ज्यादा असर क्यों पड़ता है जबकि उनकी इम्यूनिटी हमसे बेहतर होती है? एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप देखें, बच्चों को देखें कि उनके जो रेस्पिरेटरी रेट, उनके इनहेलिंग कैपेसिटी होती है, बहुत ज्यादा होती है। वो बार बार जल्दी इनहेल करते हैं, तो जो amount of the pollution which is going to go into the lung is much higher basically. So in that case, if you are going to have much more pollutant basically in your lung, and that is obviously going to harm. And second is, they are in the maturation, basically they are in the growing phase basically. So anything which is in the growing phase and any harm occurs at that point, at that level, then of course the problem is going to be exaggerated, and of course like the exacerbation of the bronchial asthma, rhinitis and all those things will be there. थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला और हमें समय दिया। हम बार बार चाहेंगे कि आपसे बात करते रहें, आपको आमंत्रित करते रहें और आप हमें समय दें। बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। Thank you, Mr. Kishore ji and Mr. Shankar ji, and it was nice interacting with you, and I love to interact with you in the future also. So sure, thanks so much. Definitely. Thank you very much. Thank you. We now go on to the second session. We have with us Dr. Sandeep Katiyar. Welcome, Dr. Sandeep Katiyar. Dr. Sandeep. Hi. Hi. Of course, you're very familiar with this show because you have been there with us for season 1 and season 2, and now we are going on to season 3. So, frankly speaking, you're a veteran in the show, so there's no issue. It's a pleasure of mine to be here always. Dr. Katiyar is a senior pulmonologist at Apollo Spectra, Kanpur. Dr. Katiyar, I'll straight away start you with a simple question. There are some people who say that of late there is an increase in allergy. Is it true? It's not actually an increase in allergy. It's become, people have become much more aware of the things. Everything has persisted. As we feel there is much more heat. Every year you realize something is a bit more. It's just because you become much more aware. Earlier it used to be like खांसी है, जुकाम है, कोई नहीं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, something like that. But slowly people are becoming much more aware of their problems. So they go out to search it much more. That is the very reason that you get more people with these problems now. Because they seek medical help. Okay. Can allergies permanently damage the lungs? Yes, allergies can permanently damage the lungs. If you don't get yourself treated well for it, then you do get severe problems with it. Because asthma, uncontrolled asthma goes into COPD, and COPD is a non-treatable disease. And what are the symptoms? What are the treatments for this? Are there any treatments for this? For the damaged lungs or for asthma? Yeah. Can it be reversed? The damage, can it be reversed? See, it depends where you are seeking medical help. If you seek it very late, that your lung function has gone down quite a significant bit, then obviously you do have left with some disabilities. But yes, if you keep on taking care of your lungs properly, in asthma, basically your muscles which are there in your airways, they keep on getting increased in size. So the more
the more strength they get, the severe the bronchospasms and the problems become. Now, what are the typical symptoms of allergy of the chest? See, it starts. It's a one airway thing. It's not like your nose is disconnected to your lungs. It's your nose, your larynx, pharynx, and your trachea and your lungs. They're all part of the same single airway. So if you have got sneezing or you have a running nose, it's all part of the same thing. So you cannot say that I just have cold. You are bound to develop symptoms of asthma as well later on if you don't get them treated well. So the symptoms starts with a running nose or cold, sneezing, and then it goes on to cough. Then you start becoming breathless. There's production of mucus. All these are symptoms of the. So how do you actually distinguish between a common cold and an allergy? That's a tricky one. I knew this was going to come up because it's like 7 to 8 days. The symptoms can be very much similar because in a viral common cold also you have running nose and white sputum. So if the sputum starts becoming yellow, then it is showing chances of infection are much more higher. And if fever is running high and you're having some allergy, some rash along with the fever, then these are chances of infection are there. No, I just asked this question earlier. So what is there a link between getting allergies quite often and the immune system? See, it depends on how much exposure, whether you are a perennial allergy or seasonal allergy. If it's a seasonal allergy, it goes away by the time the pollen or that exposure is there. So once that exposure is not there, then you don't have that allergy. But some people have got perennial allergies because of their home environment, or maybe they are allergic to dust as well. So these are the patients who keep on having the symptoms throughout the year. What is allergic bronchitis? Allergic bronchitis, say, asthma can be classified into asthma has got many names, but allergic bronchitis is what asthma is. It's the same as asthma. It's the same as asthma. So how do inhalers help in this regard? See, inhalers have got two components in them. One is your steroids and one is your bronchodilators. So the bronchodilators act on the airway. They open up the airways which are getting closed because of your allergy, because of the reaction to the allergen. And the steroids, which are there, that is in very low dose, they bring down the inflammation which is there. जो सूजन आती है उसमें airway में, all the cells which are there, it brings out an inflammation. So your muscles doesn't react to the allergen anymore that strongly. What's the role of smoke and pollution, and with special emphasis on agarbattis because we commonly use it in Indian homes? Is it something that we should avoid? Agarbattis, yes. If you are allergic, you have asthma, you have COPD, you should definitely avoid agarbatti because many people are allergic to that. And the amount of smoke which is produced, we keep on getting many pandits also who keep on developing these COPD symptoms because they are there performing the havans and all regularly, and these are many times performed inside closed areas. So you keep on inhaling. It's a sort of indoor air pollution, a severe case of indoor air pollution where you keep on breathing the same air and you keep on taking the tar and all the cancerogenic substances as well along with it. Some people say that it is, especially children getting allergies quite often, mild allergies, I mean, is a method for the person to build up the immune system. Is it correct? Yes, it is partly correct. It is called the cleanliness hypothesis. So if you avoid dust and you avoid all this mud for a long time, then you're not exposed to it at all. So when you're exposed to it at a younger age, you keep on having the smaller doses. It works like something like immunotherapy, which Dr. Rajkumar discussed. Smaller dose of antigens are being consumed daily by you, so you slowly become very much resistant to it. And if you are
if you have the first episode of your dust after 10 years, and you're kept in a very clean environment where you have not had any exposure to these antigens, then you suddenly start developing a stronger reaction to them. In fact, I do not know whether you're aware, in Tamil Nadu there is a practice, especially in very remote rural areas. When it first starts raining, the mothers compulsorily send the children out to be exposed. So the first rain should always be avoided because it has got more of pollutants in them. No, in rural areas, of course, I agree that I don't know whether it is. Yeah, it should be less. Yeah, it should be more lesser. It should be lesser. But the first rain should be avoided. The second rain, probably from the second day, if you go out, it's not such a bad idea. Yeah. Now you have, of course, you have described about the smoke. What about pets? Pets do many times cause problems, especially your cats and dogs, and who are much more furrier. My uncle used to have allergy to cat, but a cat got settled in home. He used to come and sit there daily, and used to sneeze with the cat, but it never went out. Then they adopted the cat. It stayed with them for 10 years. So the thing is, you should keep on cleaning. You should cleaning the dander which falls off from there, and avoid having them in your bedrooms. If they're in the living area or in the open area, if the dander is taken care of, you do regular cleaning, and the fluff is off, then there's a lesser chance of developing allergy to them. But if you're very severely allergic to it, you keep on getting attacks of asthma because of it, then obviously it's not a possibility. But if a mild form allergy, it slowly goes down, something like immunotherapy. You become less sensitized to it. Yeah, speaking of your uncle, I have another uncle over here who is allergic to perfumes. He will come home and say, please don't use any perfumes because I'm allergic. They must be started sneezing. Sneezing is the most common thing. Is it correct? Yeah, it does happen because perfume has got many smells inside it, along with ethyl alcohol. Many times people are allergic to that alcohol. So as soon as you start spraying it on yourself, you start sneezing. So it might be because of alcohol, and it might be because of some component of the perfume as well, the smell of it. What are the typical childhood allergies? What are typical? Childhood allergies. Typical childhood allergies, it can be because of many things. The first thing is dust, first and foremost, and your indoor air pollution, which nobody talks about. Everybody asks you to close your doors and sit inside. But it is the indoor air pollution which is also a very important thing. All the old dust which is settled on the clothes, on your curtains, and your old books, that is highly allergic. Even I am a mildly allergic person. So old dust is something I can start sneezing and have an episode the whole day. Okay. And can aged people, that is people who are about 60 or 70, also get more allergies because the immune system goes down? It's not because of the immune system which goes down. If the immune system is going down, then obviously your allergies would also come down because it doesn't react that much to it. Yeah. And some people have increased incidence of allergies who keep on getting more and more allergies to newer things. So, and one question to you is, what is the current research going on regarding allergies? Is there anything that you are seeing in the near future coming up, which would be quite exciting? There are newer drugs which are there now, injectable drugs, like the immunoglobulin based and drugs, something like omalizumab and mepolizumab. These are new molecules which are coming up, but these don't down-regulate your allergies. They all cause a decrease in your symptoms. They control it as long as you take them. So the best way to avoid allergy is to avoid the allergen. It's best to identify your allergen and then
avoid that allergen is the best thing rather than get treatment for it, because none of the treatment is able to cure you of the disease other than immunotherapy. Immunotherapy does bring down the sensitivity to certain antigens. Now, the urban areas in India, for example, Delhi, Mumbai, and other areas, are all known for its pollution. It can be vehicle pollution, smog, and other things. So, compared to urban areas, is there a difference between allergies in urban areas and rural areas where you don't have such amount of smoke or pollutants? See, both the places are very, very, very different. Urban area has got more dust and more smoke and your car pollutants and things like this. But in your rural area, there's much more pollens. The dust is much more over there because it's all muddy and your fields are there, and your newer type of pollens you keep on getting exposed to because there are much more trees there, much more flowering going on. And people do get allergic to the molds as well inside the houses in rural areas because they store all the hay, and that becomes moldy during the winter, during our rainy season, and it gets mold. So one last question to you is would there be an increase in allergies during seasonal changes? Yeah. Seasonal change is the maximum season where your allergy shoot up. In a stabilized weather, the allergies are much less. But when the season changes, you have flowering the flowering going on many times. Even the cutting of the grains causes this allergies to shoot up because the air keeps on rotating in your village and cities. If cities are very close to the villages, and when all this dhan and all is cut and it is thrashed, then these allergies increase during that time. We'll now move on to the second round of questions by Kishore Malviya. But before that, we have a short, please stay on with us, Doctor. Before that, we have a short wellness video. How important is preventive health checkup at workplace, especially during these times of stress, obesity, and other lifestyle problems? Well, I consider that the preventive health checks are of utmost importance during these times. Traditionally we've had the system of preventive health checks even prior to the pandemic. But post the pandemic, the employee concerns over their health has increased. So within Airports Authority of India, we have a very attractive medical policy, which we are giving reimbursement or inpatient and outpatient treatments for our employees. And we have preventive health checks for all employees who are over the age of 50 years, whether they are executives or non-executives. Welcome back. I now hand over the platform to Kishore Malviya for his second round of questions. Thank you, sir. Welcome, Dr. Katiyar. Good morning. How are you? Morning, sir. डॉक्टर कटियार, अभी आपने कहा कि एलर्जेन को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, तो पहला सवाल मेरा ये है कि एलर्जेन कैसे आइडेंटिफाई करें और ये कितना एक्यूरेट होता है? क्या आईजी टेस्ट काफी होता है या एक्यूरेट रिजल्ट हमें पता चल जाता है कि इसी की वजह से आपको ये एलर्जी हो रही है? देखिए, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, ये चीज बिल्कुल सही है। आईजी टेस्ट एक ब्लड टेस्ट आ गए हैं जिसमें हम लोग को 50 से 100 तक जो एंटीजन मालूम पड़ जाते हैं जिससे आप रिएक्ट कर रहे हो, लेकिन जो सेंसिटिविटी स्किन प्रिक टेस्ट की है वो इसकी उतनी नहीं होती है। स्किन प्रिक टेस्ट होता है जिसमें आपको छोटे हाथ में सुई लगा करके अलग अलग एंटीजन लगाया जाता है और उसका रिएक्शन स्टडी किया जाता है, कितना रिएक्शन उसमें आ रहा है। कई बार आपके ब्लड टेस्ट में कई ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि दिखाएगा एलर्जिक है, लेकिन आप उसको डेली यूज में आप ले रहे हैं, तो आपको जिनको पेरिनियल एलर्जी नहीं होती है उनको आइडेंटिफाई करना और आसान होता है, क्योंकि बाकी समय उसका एक्सपोजर हो रहा है उस चीज का, फिर भी उनको वो चीज नहीं हो रही है, उससे रिएक्शन नहीं आ रहा है। तो स्किन प्रिक टेस्ट की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है और इम्यूनोथेरेपी भी देने के पहले स्किन प्रिक टेस्ट आर द प्रेफर्ड टेस्ट जिसको हम लोग यूज करते हैं इम्यूनोथेरेपी देने के पहले अपना एलर्जन आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आप
आपका कहना ये है कि कोई भी ऐसा टेस्ट हमारे यहाँ मौजूद है जिससे कि एलर्जन पूरी तरह से 100% आइडेंटिफाई हो जाता है, बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से? मोस्ट केसेस में आइडेंटिफाई हो जाता है उसका रिएक्शन देख करके। 40 से 50 एंटीजन इस्तेमाल किए जाते हैं लगाने के लिए। शुरू में जो 20 से 25 से शुरू किया जाता है, और उससे अगर रिएक्शन नहीं आता तो अगली बार और ज्यादा उसको लगा के देखे जाते हैं, अलग अलग एंटीजन ट्राई किए जाते हैं। तो उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको किस एलर्जन से दिक्कत आ रही है। तो डॉक्टर इसमें साहब जी, डॉक्टर का पर्सनल रोल बहुत जरूरी होता है। कई बार प्रैक्टिस में इतने आप बिजी होते हो कि आप, पहले जो था लोग और ज्यादा इंटरेक्ट करते थे, समझने की कोशिश करते थे उसके घर पे क्या क्या चीज का एक्सपोजर है, उस एक्सपोजर को समझ समझ करके उसके टेस्ट लगाए जाएं तो और बेहतर रिजल्ट आएगा। क्योंकि आप मरीज से बात करके आप जान सकते हो कि घर में नमी रहती है कि नहीं रहती है, कोई चिड़िया जानवर वानवर तो नहीं पले हुए हैं, बहुत ज्यादा डस्ट एक्सपोजर तो नहीं उस एरिया का, कोई पेड़ पौधे क्या है उस एरिया में। पेड़ पौधे जानना भी बहुत जरूरी होता है उस एरिया की, क्योंकि स्पेसिफिक कई बार कुछ प्लांट्स एलर्जीज भी होती हैं। मैं यही सवाल पूछने वाला था डॉक्टर साहब। मैं एक जानता हूँ किसी को, मेरे जानने वाले हैं, उनको हर रोज सुबह जुकाम हो जाता था और ठीक आती थी, और ये रोज होता था। उन्होंने दिखाया, टेस्ट वेस्ट भी कराया, तो उनको डॉक्टर ने कहा कि आपको किसी प्लांट से हो रहा है। प्लांट का नाम तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन किसी प्लांट से हो रहा है। अब उन्होंने अपने बालकनी के सारे पौधे, सारे गमले हटा दिए, और उसके बाद भी उनका बंद नहीं हुआ। तो इस तरह से भ्रम भी है लोगों में, और जो बिल्कुल। अगर आप जेनरिक इन्फॉर्मेशन देते हैं तो फिर वो इस तरह रिएक्ट करते हैं। हाँ, तो इस चीज को इस तरीके से करना चाहिए कि आप एक जगह पे आप जो है अपना जाना अवॉइड करिए, उस एरिया को कम एक्सेस करिए जहां पे आपको लगता है कि वो प्लांट से आपको एलर्जी हो रही है। या बैल्कनी में आप जाते हैं तो उस समय आपको छींकें आने लग जाती हैं। पेशेंट को भी आइडेंटिफाई करना आसान रहता है चीजों के लिए कि किस एरिया में जाके उसकी छींके या दिक्कत बढ़ रही है घर में, जिस एरिया में बढ़ रही है उस एरिया में वो क्या चीज हो रही है, या उस दिन आपने क्या एक्स्ट्रा किया कि आपको एकदम से छींके आने लग गई। पेशेंट को आइडेंटिफाई करना और आसान रहता है कि हम इस चीज से कांटेक्ट में आते हैं तो हमको इस चीज से दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में हर समय हो और डॉक्टर तो आपकी बस सिर्फ बात समझ रहा है उस समय पे। प्लीज। डॉक्टर साहब, एलर्जीज ट्यूबरक्लोसिस को किस तरह से प्रभावित करता है, खासकर फूड एलर्जी? फूड एलर्जीज और ट्यूबरक्लोसिस एक दूसरे से प्रभावित नहीं होती है। उसकी सिम्टम, खांसी आना उस समय बढ़ जाएगा, ऑलरेडी टीबी से मरीज खांस रहा है और उसको एलर्जिक रिएक्शन अगर होने लग जाता है या एस्थमा ट्रिगर हो जाता है तो उस समय पे वो खांसी उसकी और बढ़ जाएगी। तो कई बार इस तरीके के पेशेंट रहते हैं हम लोगों के पास भी, जैसे आपने टीबी का ट्रीटमेंट, आपने लंग एक्सरे देके आइडेंटिफाई कर लिया हाँ टीबी है ये, और थोड़ी उसकी सांस भी फूल ली, तो टीबी की वजह से भी सांस फूलेगी उसकी, पर आपने टीबी दवाइयां दी, उसके बाद भी उसमें सुधार नहीं आ रहा है हफ्ते 10 दिन 15 दिन में, और साथ में कह रहा है उसको जुकाम वगैरह भी है। अगर जुकाम है, छींके आ रही हैं, तो ये एलर्जी की तरह पॉइंट करता है। शटल हिंट पॉइंट्स होते हैं कि हाँ इस पेशेंट को दो दो बीमारियां हैं। डॉक्टर साहब, क्या एयर पोल्यूशन जो है तो वो टीबी की बीमारी को और बढ़ाता है? एयर पोल्यूशन टीबी को हमेशा बढ़ाएगा, क्योंकि जितना पोल्यूटेंट आप अंदर लेते हो, आपका बॉडी ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड रहता है उसको क्लीन करने में। तो जब पोल्यूशन ज्यादा होता है तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इम्यूनिटी जब कम होती है तो उसमें टीबी का इन्फेक्शन होने चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि गांव में चूल्हा चूल्हा यूज करते हैं लोग, चूल्हा का उपयोग करते चूल्हा हैं। चूल्हा चूल्हा यूज अब पहले से कम आ रहा है। चूल्हा पहले ज्यादा इस्तेमाल होता था, उस समय पे सीओपीडी बीमारी ज्यादा होती थी, क्योंकि आप सांस उसको लेते रहते हो, बिल्कुल जैसे वो तार जम जाता है वहां चूल्हे के आगे, दीवार दीवार जैसे काली हो जाती है, वैसे ही फेफड़े में बिल्कुल। इन सब पेशेंट में जब उनकी ब्रोंकोस्कोपी करी है किसी बीमारी की वजह से, तो अंदर आप देखते हो बिल्कुल टार जमा हुआ है एयरवेज में, जो पिंक एयरवेज कहते हैं, पिंक नलिया कहते हैं, पिंक लंग्स, वो चीज अब दिखती ही नहीं है इन सब लोगों में जो की होनी चाहिए। डॉक्टर कटियार, ब्रोंकियल अस्थमा में फूड एलर्जी का क्या रोल है? क्योंकि आमतौर पे कहा जाता है आप दही मत खाइए, चावल मत खाइए। ये एक बहुत बड़े मिथ्स है। हमारे जितने पेशेंट्स आते हैं सबका एक ही भ्रम रहता है, चावल ना खाएं, चावल ना खाएं और चावल ना खाएं और दूध के आइटम्स नहीं लें। देखिए, हम उनको एक चीज बताते हैं, अगर साउथ के आदमी को अस्थमा हो जाता है या टीबी हो जाती है तो ऐसा तो नहीं वो चावल खाना बंद कर देगा, रोटी खाना शुरू कर देगा। और ऐसे आप कलकत्ता साइड चले जाइए, ईस्टर्न साइड चले जाइए, तो जो उनकी स्टेपल डाइट है वो चावल ही है।
चावल ही है। तो हम लोग को ये जो चावल का भ्रम है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आपको चावल खाने से ये दिक्कत बढ़ेगी। आपको फूड एलर्जीज बिल्कुल होती हैं, लेकिन फूड एलर्जी आपको इतनी स्ट्रांग होती है कि आप जैसे ही वो चीज खाओगे, आपको या तो डायरिया ट्रिगर हो जाएगा, या आपके एकदम से ब्रोंकोस्पाज्म होने लगेगा उस चीज को खाने से। अगर इस तरीके की कोई चीज हो रही है तो आप कह सकते हो हाँ, इस चीज से हमें, इस फूड आइटम से हमें एलर्जीज हैं। क्योंकि एलर्जी आपकी जुकाम भी हो सकता है, सांस फूलना भी होती है, और पेट की एलर्जीज भी होती हैं, और स्किन 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 में रिएक्शंस भी होते हैं। अगर आपको कोई चीज खाने से डायरिया एकदम से होने लग रहा है, कोई चीज आपने खाई और डायरिया हो गया, तो उस चीज से आपको फूड एलर्जी है, उस चीज को अवॉइड करें आप। तो आप जब टीबी के मरीजों का उपचार करते हैं तो किस तरह की एलर्जीज के प्रति सावधान करते हैं उनको? अलग से उनको सावधान करने की जरूरत नहीं होती है, हर एक को एलर्जी नहीं 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 होती है। उनको ये चीज जरूर बताई जाती है कि प्रदूषित एरिया में कम जाएं, क्लोज्ड एरियाज में कम रहें, थोड़ा सा खुला एरिया में रहें, जिससे कि उनके कीटाणु औरों को इन्फेक्शन नहीं करें। लेकिन ये चीज उनको बताना की जरूरत जरूरत नहीं होती कि आपको एलर्जीज भी हो सकती हैं। अगर कोई एस्थमेटिक है जिसको टीबी हो गई है, उसको आप जरूर बताओगे कि आपके जो ट्रिगर्स हैं, जिस चीज से आपका अस्थमा बढ़ रहा है, वो चीज अवॉइड करें। डॉक्टर साहब, कबूतर की बीट के बारे में हमारे यहाँ बहुत बहुत कुछ कहा जाता है कि ये लंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है बुरी तरह से। ये कितनी सच्चाई है और क्या होता है इसमें? ये बहुत बहुत ही अच्छा चीज आपने उठाई। ये कबूतर आजकल के वाइट टेररिस्ट हैं, जो कि घरों घरों पे कब्जा किए ले रहे हैं, बैल्कनी पे बैठे रहते हैं आपकी, और बाकी बाकी पक्षी पक्षु कम होते जा रहे हैं। और कबूतर हर जगह आपको नजर आता है, बिल्कुल एक सुंदर सा जीव आपको दिखता है, सीधा साधा सा बैठा हुआ, लेकिन उसकी बीट आपके लंग को परमानेंटली डैमेज करती है। ये कुछ कुछ में तो चलिए, जो अस्थमा होता है वो होता है, एक हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस करके बीमारी होती है, जो कि आईएलडी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस के अंदर आती है, और ये कबूतर से बहुत तेजी से बढ़ने लग गए हैं। हम लोग के यहाँ एक 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 इसकी रजिस्ट्री बनी थी इंडिया, इसमें एक हम लोग की दोनों दोनों सोसाइटीज मिलकर एक रजिस्ट्री तैयार की थी, जिसमें कि मैक्सिमम केसेस आईएलडी के इंडिया में हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस से ही आ रहे थे। ये 3 प्रकार की होती है: अक्यूट, सब अक्यूट और क्रॉनिक। अक्यूट हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस जो होती है, वो कबूतर वजह से, जो कबूतर की शिट से बॉडी रिएक्ट करती है, और उसकी वजह से होती है। उसमें लंग डैमेज होने लगता है, आपकी जो खून की नली और सांस की नली के बीच की जो झिल्ली होती है, वो मोटी होने लगती है, तो उसमें ऑक्सीजन अंदर जा ही नहीं पाती है। तो इसमें इनहेलर से इतना आराम नहीं आता, इसमें ओरल स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं, और सबसे जरूरी होता है एक्सपोजर हटाना। कई घर ऐसे होते हैं जिसमें कि पेशेंट कहता है कबूतर जा ही नहीं सकता है, तो उसको हम लोग हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप जगह बदल लो, बिकॉज उसमें अगर आप एक्सपोजर बंद नहीं करेंगे तो वो बीमारी बढ़ती जाएगी, और एक बार क्रॉनिक हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस चली गई तो परमानेंट फाइब्रोसिस होकर के लंग्स सिकुड़ जाते हैं, वॉल्यूम लॉस हो जाता है, और इसकी फिर कोई वापसी नहीं होती है। और ये बहुत तेजी से हम लोग के यहाँ बढ़ता हुआ एक ट्रेंड है, जो कि आईएलडीज में देखा देखा जा रहा है। तो किस तरह की ज्यादातर बीमारियां होती है इससे? इससे सांस की बीमारी हो जाती है, आपकी सांस फूलने, सूखी खांसी आएगी पहले आपको, और सूखी खांसी आते आते कुछ दिन खांसोगे, हल्का शुरू में फीवर सा भी लगता है आपको, आपको लगता है वायरल सा हो रहा है, लेकिन ये एक ट्रेंड बना रहता है, जो कि हर हर महीने 2 महीने में रिपीट रिपीट होता रहता है, और फाइनली आपकी सांस फूलने लग जाती है। जब और ज्यादा वो सब एक्यूट से क्रॉनिक फेज में जाने जाने लग जाता है, तो आपको सांस की दिक्कत आनी शुरू होती है, और आप सांस नहीं ले पाते हो। एक सवाल दर्शक का लेते हैं सर, और संजोग से ये आपके ही शहर का है, अनीस वाजपेयी। वो कहते हैं कि क्या एलर्जी से परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है? क्या ये जानलेवा हो सकता है? कंप्लीट क्योर हो सकता है? जानलेवा बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको किसी से एलर्जी है और उसको अच्छी, आपको स्ट्रॉन्ग डोज एकदम से मिल गई, तो एकदम से बॉडी रिएक्ट करके आपका बीपी कम हो गया, भर्ती हो सकते हो, और अगर टाइमली उसमें रेस्क्यू रेस्क्यू नहीं नहीं किया जाए तो वो लाइलाज होकर के एकदम से अटैक से पड़ जाता है, जिसको एस्मा अटैक कहते हैं, या फिर फूड फूड एलर्जी अटैक कहते हैं। एक मेरे दोस्त को फूड एलर्जी हुई थी, उसको सी फूड से एलर्जी, उसको पता था, लेकिन गलती से एक किसी डिश में सी फूड था, उसने खाया, और तुरंत उसकी सांस अटकने लग गई। तुरंत हॉस्पिटल लेके पहुंचे, और जैसे ही उसको इंजेक्शन लगा, उसको तुरंत रिलीफ आया। पर यही चीज अगर डिले हो जाए, आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाओ, जो ऑटो इंजेक्टर्स की बात हो रही है, एपिनेफ्रिन वाले, तो जिसको इस तरीके की फूड एलर्जीज हैं,
उसको हमेशा अपने पास इस तरीके के इंजेक्शन रखने चाहिए, क्योंकि कई बार आप हो सकता है हॉस्पिटल के पास ना हो, आपको तुरंत मेडिकल केयर ना मिल पाए। तो डॉक्टर साहब, क्या इसका कंप्लीट क्योर संभव है? इसका कंप्लीट क्योर कुछ हद तक संभव होता है, डिपेंड करता है उसमें कितनी चीजों से आपको एलर्जीज आ रही हैं, कितने आपके सिम्टम हैं, आपको सिर्फ कुछ दिनों की एलर्जी होती है साल में या पूरे साल एलर्जी रहती है, और कितनी चीजों से एलर्जी हो रही है। अगर आपको कम चीजों से एलर्जी है, 2 या 3 चीजों से, तो उसमें इम्यूनोथेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। इम्यूनोथेरेपी देने से आपका जो है बॉडी का रिएक्शन कम हो जाता है उस एंटीजन को, और धीमे धीमे आप उस एंटीजन से रेजिस्टेंट हो जाते हो, जो कि आपकी बॉडी को इतना ट्रिगर नहीं करता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपने समय निकाला और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। हमारे दर्शकों को इससे बहुत फायदा होगा, वो सावधान रहेंगे और आगे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए हमारे इट्स साथ आज। ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू। तो आज के एपिसोड के बाद हम उम्मीद करते हैं कि एलर्जीज पर फैली भ्रांतियों के चंगुल में आप नहीं फंसेंगे। सही परीक्षण और इलाज का रास्ता सर्वोत्तम है। आज इतना ही। अगले रविवार सुबह 9 बजे फिर मिलेंगे हेल्थ फॉर ऑल में, एक नए महत्वपूर्ण विषय और कई डॉक्टरों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।